नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं श्वेता सिंह। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे। देश ही नहीं, पूरी दुनिया की नजरें इस पर होंगी कि आखिर मोदी आजादी की वर्षगांठ पर बतौर प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे। विकास का गुजरात मॉडल तो उन्हें दिखाया था, लेकिन अब देश के विकास का उनका मॉडल क्या होगा, इसका अक्स भी 15 अगस्त के भाषण में उभरेगा। ऐसा व्यक्ति जिसकी मां अड़ोस पड़ोस के घर में पानी भरती थी, बर्तन साफ करती। एक ऐसा व्यक्ति जो रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। ना भाग्य भरोसे हुआ, ना ही विरासत में मिला, बस लगन ऐसी, हुनर ऐसा, प्रताप ऐसा, करिश्मा ऐसा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने एक चाय वाले को अपना सरताज बना लिया। ये लोकतंत्र की असली ताकत का सबूत है कि बचपन में चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री हैं। बस चंद दिनों की दूरी पर लाल किला पूरी सज धज के साथ उनका इंतजार कर रहा है। उसे भी इंतजार है उस प्रधानमंत्री का जिसने सत्ता के परंपरागत राजनीतिक व्याकरण को बदल दिया। इस लाल किले की प्राचीर से जब 15 अगस्त की सुबह नरेंद्र मोदी आजादी के तिरंगे को लहराएंगे तो करोड़ों दिलों में एक साथ कुछ उम्मीदें धड़केंगी, करोड़ों आंखों में एक साथ कुछ सपने सजेंगे। उन सपनों को सच करने के लिए मोदी ने भी कुछ प्लान बना रखे हैं। सबका साथ, सबका विकास। 15 अगस्त के लिए मोदी ने 15 प्लान बनाए हैं। सबसे अहम प्लान तो यही है कि सबका साथ मिले, सबका विकास हो। अपने चुनावी भाषणों में मोदी ने इस नारे को अपना सूत्र वाक्य बना लिया था। मोदी के इस नारे की गूंज 7 समंदर पार तक पहुंच गई। जिस अमेरिका को कभी मोदी के नाम से एलर्जी हो जाती थी, वो भी अब मोदी के नारे का जाप कर रहा है। I think we share a clear understanding of where we can begin. The new government's plan for Sabka Saath, Sabka Vikas, together with all development for all, is a concept and a vision that is not unlike that expressed by President Obama, and it is one that we support wholeheartedly. लाल किले की प्राचीर से जब नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के लिए एक नए युग का दरवाजा खोलेंगे तो उनके सामने कुछ चुनौतियां भी होंगी, जिसको जीते बगैर ना तो सबका साथ मिलेगा, न सबका विकास होगा। इसके लिए मौजूदा विकास दर को दोगुने के पार पहुंचाना होगा। महंगाई पर लगाम कसनी होगी, रोजगार के नए साधन मुहैया कराने होंगे, भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ना होगा और समाज के आखिरी आदमी तक आजादी की रोशनी पहुंचानी होगी। लक्ष्य बड़ा तो है, लेकिन मोदी के बुलंद हौसले से बड़ा नहीं। टेक्नोलॉजी जो बढ़ती है, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स उससे आगे बढ़कर उसका नियंत्रण अपने हाथ में रहे, इसकी चिंता करनी चाहिए। इसकी घोर उपेक्षा हुई है। इसलिए 2 साल पहले से हम लोगों ने जनहित याचिका दायर की दिल्ली हाई कोर्ट में, सुनवाई हुई है, कुछ कदम आगे बढ़े हैं। 15 अगस्त को जिस वक्त नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर की सीढ़ियां चढ़ रहे होंगे, उस वक्त उनका वो नारा भी करोड़ों ज़हन में उमड़ घुमड़ रहा होगा जिसने इस चुनाव के सारे समीकरण, सारे सियासी कयासों को बदल दिया। अच्छे दिन वाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार चलाने के लिए हर किसी की मदद चाहते हैं। उनके नारों में यह साफ झलकता है, जिसकी छाप लाल किले से भी दिखाई पड़ सकती है। सबका साथ, सबका विकास, एक भारत श्रेष्ठ भारत, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। मोदी का नारा सबका साथ सबका विकास अमेरिका तक में चर्चित हुआ और खुद अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि इस नारे के पीछे जो सोच है उससे अमेरिका भी काफ़ी प्रभावित है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे तो लोगों की निगाह इस बात पर होगी कि इस नारे को हकीकत में बदलने के लिए उनके पास क्या नुस्खे हैं। लोगों की निगाह इस बात पर होगी कि अपनी पार्टी को ज़बरदस्त जीत दिलाने के लिए मोदी ने देश को, लोगों को जो सपने दिखाए थे, उन सपनों में वो रंग कैसे भरते हैं। अब तक तो मोदी के भाषण चुनावी सभाओं में होते थे, लेकिन अब हिंदुस्तान के सबसे ऊंचे मंच से वो सबसे मजबूत सियासी हैसियत से बोलेंगे। देश ही नहीं, दुनिया देखेगी
कि कैसे एक चाय वाला भारत का भविष्य बदलने चला है। संजय शर्मा के साथ बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। नरेंद्र मोदी ने देश का इतिहास पढ़ा है, चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी भी पढ़ी है, जिसमें एक बुढ़िया ने चंद्रगुप्त मौर्य को विजय का मंत्र दिया था, और वो भी खाने की थाली पर। मोदी भी उसी मंत्र पर चल रहे हैं। हिमालय की गोद में बसे अपने पड़ोसियों को अपना मुरीद बना रहे हैं। भूटान को उन्होंने भरोसे में लिया और अब नेपाल का दिल जीतने काठमांडू पहुंच रहे हैं। काठमांडू तो दुल्हन की तरह सज कर तैयार है। लाल किले से तिरंगा लहराने के 11 दिन पहले नरेंद्र मोदी नेपाल के साथ एक नए रिश्ते का आगाज कर रहे हैं। ये महज भारत नेपाल के संबंधों में मिठास घोलने की कोशिश पर नहीं, बल्कि मोदी के उस प्लान का हिस्सा है जिसकी झलक लाल किले से उनके संबोधन में दिख सकती है। मेरे मन में विचार है कि जितने हिमालयन स्टेट्स हैं हिंदुस्तान के और भूटान, भविष्य में नेपाल भी हो जाएगा, नेपाल भी, क्या हम हर वर्ष एक स्पेशल खेल समारोह नहीं कर सकते हैं? प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर मोदी भूटान गए थे। अब नेपाल जाना यह बताता है कि मोदी हिमालय की गोद में बसे देशों के साथ एक नए रिश्ते को कैसे जन्म देना चाहते हैं। हिमालय की दूसरी तरफ जिस तरह से चीन परेशान करने की नई नई चाल ढूंढता है, उसके जवाब में मोदी ने अपने पड़ोसी देशों को लामबंद कर दिया। नेपाल गदगद है। We can discuss on it and we can produce the power and we can use here in Nepal, and the surplus power we can sell to India, and India has already accepted. They are ready to buy. So this process is in the way, and I think we can sign the agreement on power trade. नेपाल के साथ भारत का सालाना कारोबार 28,200 करोड़ रुपए का है। नेपाल में भारत का FDI 47% है, जबकि भारत में 60 लाख नेपाली काम करते हैं। नेपाल जाने वाले 20% सैलानी हिंदुस्तानी ही होते हैं। नेपाली प्रधानमंत्री सुशील कुमार कोइराला अपनी संसद में मोदी के विचारों से एक नया सिलसिला शुरू करना चाहते हैं। तिरंगे की डोरी में मोदी पड़ोसियों के अच्छे रिश्तों को भी बांध कर रखना चाहते हैं। What I am trying to say, India has been saying it would do all the best to improve the relations with its neighbors. Even when Ms. Modi took oath, he has invited all the leaders of 2400 किलोमीटर दूर तक फैले हिमालय के आर पार थोड़ी दोस्ती थोड़ी दुश्मनी पसरी है। लाल किले पर चढ़कर मोदी देखेंगे कि कैसे दोस्ती को बेहतर और दुश्मनी को खत्म करना है। संजय शर्मा के साथ बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। बंटवारे की बिसात पर मिली आजादी का नासूर आज तक रिस रहा है। पड़ोसी पाकिस्तान अभी भी भारत के लिए सिरदर्द था। यूपीए की जब सरकार थी तो नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह को ललकारते थे। अब सत्ता मोदी के हाथ है, अब जवाब उन्हें देना है। 15 अगस्त के भाषण में मोदी ये भी साफ करेंगे कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान से बात होगी तो किस बिसात पर। आज प्रधानमंत्री जी से ये बात सुनने को न मिली, लेकिन लाल किला हिंदुस्तान की सेना का मनोबल बढ़ाने का तो सर्वोत्तम जगह है, ये मेरा विश्वास है, और देश की सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए। हम चाहते थे कि आज प्रधानमंत्री जी के लाल किले के भाषण से हमें कोई अच्छा संदेश मिले, लेकिन मैं बहुत निराश हूं। 1 साल पहले नरेंद्र मोदी ने भुज के लालन कॉलेज से कहा था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सबसे बड़े मंच से पाकिस्तान के लिए तो कुछ कहा ही नहीं। लेकिन अब कुछ कहने की घड़ी खुद नरेंद्र मोदी के सामने आ गई है, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अपने शपथ ग्रहण समारोह में सार्क के बहाने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ संकेत दे दिया था कि भारत पाकिस्तान अब रिश्ते की नई ट्रैक पर साथ साथ दौड़ेंगे। I pointed out that we were at the beginning of our respective tenures with a clear mandate. This provides us the opportunity of meeting the hopes and aspirations of our peoples, that we will succeed in turning a new page in our relations.
दोस्ती की पटरी तो बिछा दी गई, लेकिन नियंत्रण रेखा के उस पार से घुसपैठ भी जारी है और हिंदुस्तानी जवानों के कत्ल का सिलसिला भी। हालांकि नए आर्मी चीफ ने साफ कर दिया है कि सेना हाथ दबाकर बैठेगी नहीं। वहीं मोदी सरकार ने कश्मीरी पंडितों का सवाल उठाकर साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर वहां के निवासियों के लिए हमेशा रहेगा। भारत पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच शॉल साड़ी के आदान प्रदान के शुरू हुए रिश्ते का लिटमस टेस्ट इन सवालों पर होगा कि क्या पाकिस्तान 26/11 के गुनहगार हाफिज सईद पर कोई कार्रवाई करेगा, क्या पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद पर रोक लगाएगा और क्या चीन के साथ पाक अधिकृत कश्मीर में जैसी गतिविधियां चल रही हैं उसको रोकेगा। 15 अगस्त को मोदी बोलेंगे तो उनकी योजना सामने आएगी और 25 अगस्त को इस्लामाबाद में भारत पाकिस्तान के सचिवों की बैठक में प्लान को अंजाम देने की कोशिश होगी। बालकृष्ण के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। यूपीए के राज में महंगाई से त्रस्त जनता ने नरेंद्र मोदी को इस भरोसे पर सत्ता सौंपी थी कि वो महंगाई को लगाम लगाएंगे, लेकिन सत्ता मिलने के बाद महंगाई कम करने की बजाय मोदी कड़वी दवाई देने लगे। मोदी सरकार महंगाई की रफ्तार थामने की कोशिश में है। 15 अगस्त को हो सकता है कि मोदी महंगाई रोकने का कोई मास्टर प्लान लेकर आ जाए। की जिंदगी पर छाई महंगाई को नरेंद्र मोदी ने हथियार बनाया, जिसका अचूक निशाना मनमोहन सरकार पर लगा। मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो यही महंगाई अब उनका इम्तिहान ले रही है। हालांकि सरकार बनते ही मोदी ने महंगाई पर एक्शन प्लान बना लिया था, लेकिन लाल किले की प्राचीर से सारा देश जानेगा कि महंगाई से बचाव के लिए मोदी का प्लान क्या है। मोदी के आते ही जरूरी चीजों के दाम अचानक बढ़ गए, खासकर खाने पीने की चीजें और सब्जियों की कीमत तो आसमान छूने लगी। मोदी ने छोटी मोटी जरूरतों की जगह बड़े फलक पर इसकी कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने की रणनीति बनाई। इसके तहत तय किया गया कि खाने की जरूरी चीजों की कीमतों पर काबू रखने के लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बनाया जाए, ताकि राज्य सरकारों को मदद की जा सके। दिलचस्प ये कि इस बात का जिक्र बीजेपी ने घोषणा पत्र में भी किया था। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI को 3 हिस्सों में बांटने की बात है, ताकि कामकाज तेज हो सके और जिम्मेदारी ठीक से तय हो सके। कालाबाजारी और जमाखोरी को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया और इसकी सजा भी बढ़ाई जाए। कोऑपरेटिव को बढ़ावा देकर कृषि बाजार को मजबूत किया जाए, जिससे किसानों को अच्छी कीमत मिले और बिचौलियों से छुटकारा। खबर है कि मोदी ने संबंधित मंत्रालयों से रिपोर्ट और राय मांगी है कि लाल किले से उनके संबोधन में बुनियादी मुद्दों को कैसे शामिल किया जाए। साथ ही लोक लुभावन नारों की जगह ठोस मगर कठोर कदम उठाने का इशारा तो मोदी पहले ही कर चुके हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी बनाने के लिए, इस संकटों से देश को बाहर निकालने के लिए कुछ कड़वे निर्णय करने चाहिए। लाल किले की प्राचीर से मोदी ये बताने की कोशिश जरूर कर सकते हैं कि महंगाई अभी बेकाबू जरूर दिख रही हो, लेकिन उसका भी रामबाण इलाज है। आज तक ब्यूरो। भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा देकर नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में पहुंची है। विदेशी बैंकों की तिजोरी में जमा काले धन को वापस लाने के बड़े बड़े दावे मोदी ने चुनावों में कर रखे हैं और अब उन वादों पर अमल की बारी है। जनता जानना चाहती है कि कब और कैसे देश लौटेगा वो काला धन। मोदी 15 अगस्त को इन सवालों के जवाब भी दे सकते हैं। छब्बीस मई को जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उनके कड़क स्वभाव से यही लगा था कि काला धन अब सिर्फ चुनावी भाषण का हिस्सा बन नहीं रहेगा, बल्कि जल्द ही वो मिल भी जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामकाज संभालते ही भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए पहला फैसला सुना दिया। विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने के लिए SIT बना दी। एक अमेरिकी कंपनी के मुताबिक विदेशों में भारत का 29,70,000 करोड़ रुपए काला धन जमा है। PM बनने के बाद उनके कैबिनेट ने पहला फैसला ये लिया कि काले धन को निकालने के लिए SIT बना दी, जिसमें पहली कामयाबी ये मिली कि स्विस बैंक में काले धन का कुछ पता चलने लगा है। मोदी के वित्त मंत्री पहले ही बता चुके हैं कि काला धन आएगा तो जरूर, और वो भी बहुत जल्द। वित्त मंत्रालय आज स्विट्जरलैंड के जो उपयुक्त अधिकारी हैं उनको लिख रहा है कि इसकी प्रक्रिया क्या होगी, ताकि ये जो सहयोग की भूमिका है स्विट्जरलैंड और भारत के बीच में इन जानकारियां प्राप्त करने के लिए उसको आगे बढ़ाया जा सके।
मनमोहन सरकार के कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे थे। उसकी कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ी। मोदी नहीं चाहते कि उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई दाग लगे, इसीलिए खबर है कि उनके मंत्रियों को 100 दिन में रिपोर्ट कार्ड देने को कहा गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी मोदी ने अपने सरकार का प्लान बता दिया था। 3 साल पहले अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अलग जगाई थी। इसका असर ये हुआ कि लोकपाल बन गया। मोदी के राज में इसका असर देखना है। आज तक ब्यूरो। यहां जब बिजली आती है तो खबर बनती है और गुजरात में जब बिजली जाती है तो खबर बनती है। चुनाव प्रचार के दौरान कई इलाकों में ये बात कहकर मोदी ने सरकार की खिल्ली उड़ाई थी। अब मोदी सरकार पूरे देश को 24 घंटे बिजली देने की योजना में है। ये चमत्कार कैसे होगा? लाल किले पर अपने भाषण में इस बारे में अपनी योजना बता सकते हैं मोदी। अंधेरे में डूबे देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे ही गुलजार सपने दिखाए थे कि आंखें चौंधिया जाए। लेकिन यहाँ तो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी बिजली के लाले पड़े हैं। मोदी का प्लान है कि इस देश के हर गांव तक बिजली का करंट दौड़े। हमने कुछ लक्ष्य रखे हैं कि पूरे देश में इसी ज्योतिग्राम योजना के तहत इसके सक्सेस और इसके एक्सपेरिमेंट के जो आवाम हमने समझे हैं, सीखे हैं, उसको पूरे देश में डुप्लीकेट करके कैन वी प्रोवाइड 24/7 पावर to every citizen of India, and what will be the time frame to do that? That will be the first task before my ministry and its official. जब लाल किले के प्राचीर से नरेंद्र मोदी देश को उम्मीदों के नए धरातल पर ले जाएंगे, उस वक्त लोगों के जहन में ये सवाल भी होगा कि बिजली का क्या हुआ। मोदी को पता है कि कभी कोयले का रोना रहता है तो कभी किसी और मुसीबत का। इसलिए इस बार मोदी ने एक ही शख्स को दोनों मंत्रालय दे दिए हैं। पीयूष गोयल ही कोयला मंत्री भी हैं और बिजली मंत्री भी। उस पर वो गुजरात मॉडल है जिसके जरिए मोदी का दावा है कि गुजरात का चप्पा चप्पा उजाले में है। जब मोदी जी आए तो गांव में बिजली 24 घंटे नहीं मिलती थी। लोड शेडिंग होता रहता था, 8 घंटे का, 10 घंटे का, 12 घंटे का। सो वी केम आउट विद अ स्कीम ज्योतिग्राम योजना। योजना ऐसी थी कि 24 घंटे गांव के अंदर रहने के लिए हम बिजली दे रहे। हालांकि ये रास्ता बहुत आसान भी नहीं है। मोदी को अपने इस प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए काफी पैसे की जरूरत पड़ेगी। एक अनुमान के मुताबिक पावर सेक्टर का कर्जा करीब 4,62,000 करोड़ रुपए है, जो हमारी जीडीपी का करीब 5% है। लेकिन सरकार ऐसे रोड मैप बनाने की कोशिश कर रही है जो हर रात के अंधेरे को हरने वाली और विकास को ताकत देने वाली बिजली का उत्पादन बढ़ा सके। आज तक ब्यूरो। न तो कागजों का पुलिंदा, न फाइलों का बोझ। तकनीकी क्रांति के युग में नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि कामकाज पूरी तरीके से हाईटेक हो जाए। यही वजह है कि वो ई गवर्नेंस को बढ़ावा दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि सब कुछ ऑनलाइन हो, समय की बचत हो, कागज की बचत हो और इसका फायदा सीधे आम लोगों तक पहुंचे। जमाना हाईटेक है, हर हाथ में स्मार्टफोन है और हर उंगली के इशारे पर इंटरनेट नाचता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नए जमाने के इन हथियारों का बखूबी पता है। इसीलिए पहले दिन से ही उनका फोकस ई गवर्नेंस पर है। इसीलिए जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया तो ई गवर्नेंस उनकी प्राथमिकता में नजर आया। लाल किले की सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले ही नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार को तकनीक से जोड़ने का फैसला कर लिया। इसीलिए सरकार ने फैसला किया कि सभी मंत्री अपनी संपत्ति, आय और दूसरी जानकारियां ऑनलाइन देंगे। किसी कारोबार के लिए टेंडर या आवेदन ऑनलाइन मंगाया जाएगा और 60 दिन के भीतर ही उस पर फैसला लिया जाएगा। लोगों से किसी भी अहम मसले पर ऑनलाइन सुझाव मांगे जाएंगे। सरकार के कामकाज को नए जमाने की तकनीक के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाएगा। पूरे देश में इसे फैलाने के लिए डिजिटल इंडिया पर 500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जबकि गुड गवर्नेंस पर 100 करोड़ रुपए। हालांकि कभी बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही काम कर चुके गोविंदाचार्य सरकार के इस फैसले पर सवाल भी उठा रहे हैं। संवाद की आवश्यकता ज्यादा हो, संवाद में लोग ज्यादा लगे। और जैसे अभी मान लीजिए यूपीएससी वाला विषय है,
अरे भैया 7 दिन तक छात्रों को अनशन पर बैठना क्यों पड़ा? पहले ही क्यों नहीं बात हो सकती थी? यही वही रवैया है भैया, ये संवेदनहीनता का, तंत्र की संवेदनहीनता का परिचायक है। हिंदुस्तान में आईटी सेक्टर का कारोबार करीब 6 लाख करोड़ रुपए का है। मोदी का प्लान इस चमकते सेक्टर को सरकार की कामयाबियों से जोड़ने का है और उन कामयाबियों को आम आदमी से। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। अडानी और अंबानी के लिए काम करने के आरोपों को झेलते हुए नरेंद्र मोदी जब संसद की सीढ़ियों पर माथा टेककर संसद भवन में पहुंचे तो उन्होंने अपना एजेंडा बताया था। देश के करोड़ों किसानों की बात की थी। मोदी किसानों को विज्ञान और तकनीक से जोड़ने पर जोर दे रहे हैं। 15 अगस्त को लाल किले से वो किसानों के लिए कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अच्छे दिनों का भरोसा दिया तो सबका पेट भरने वाले किसानों ने राहत की सांस ली। उनकी उम्मीदें लहलहाने लगी कि अब न सिर्फ फसलों की पैदावार बढ़ेगी बल्कि उन्हें वाजिब दाम भी मिलेगा। मोदी ने भी निराश नहीं किया। किसानों के लिए वो ऐसी योजना बना रहे हैं कि बूंद बूंद पानी से बेहतरीन फसल पैदा की जा सके। ये पानी भी परमात्मा का प्रसाद है, एक बूंद भी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। ये भाव सामान्य व्यक्ति तक हम कैसे पहुंचाएं? पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये हमारा मिशन स्टेटमेंट हो सकता है क्या? जैसे कम जमीन कम समय ज्यादा उपज, वैसे पर ड्रॉप मोर क्रॉप। खेती का हाल कितना बुरा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 2001 में जहां किसानों की संख्या करीब 12 करोड़ 73 लाख थी, वहीं 2011 में घटकर 11 करोड़ 87 लाख रह गई। मोदी को पता है कि जमीन तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन प्रयोगशाला में होने वाले उन्नत प्रयोगों को खेती लायक जमीन तक पहुंचाया जा सकता है। हमारे सामने एक सबसे बड़ी चैलेंज है लैब टू लैंड। जो लैब में है वो लैंड पर कैसे आए? जो यूनिवर्सिटी के पास है वो कृषक के पास कैसे पहुंचे? आज के दौर में भी देश के ज्यादातर किसान परंपरागत तरीके से खेती कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी इसे हाईटेक बनाना चाहते हैं और यही इनका सबसे बड़ा सपना है। आज तक ब्यूरो। स्वच्छ गंगा नरेंद्र मोदी का चुनावी मुद्दा था, चुनावी वादा था। नरेंद्र मोदी ने साबरमती की तर्ज पर गंगा सफाई की बात की थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने बाकायदा गंगा के लिए एक अलग मंत्रालय बना दिया। यही नहीं, गंगा स्वच्छता अभियान में कोई दिक्कत ना आए इसके लिए मोदी ने सरकारी खजाने का मुंह भी खोल दिया। 15 अगस्त को मोदी बता सकते हैं अपना अगला गंगा एक्शन प्लान। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं। नरेंद्र मोदी ने बनारस में अपने नामांकन के दिन कुछ इस अंदाज में मां गंगा के प्रति अपना आदर दिखाया था। गंगा का आशीर्वाद लिया और एक बड़ी जीत दर्ज करके नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए। 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे। उस वक्त लहराते तिरंगे के साथ कहीं न कहीं गंगा की लहरें भी नरेंद्र मोदी को दिखाई देंगी। तब मोदी की पुकार थी कि गंगा मैया ने उन्हें बुलाया है। अब गंगा मैया की पुकार है कि उन्होंने मोदी को लाल किले की प्राचीर तक पहुंचाया है। अब तक गंगा को लेकर नरेंद्र मोदी ने जो रुख दिखाया है उससे यह यकीन बनता है कि मोदी लाल किले की प्राचीर से गंगा की स्वच्छता के लिए कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों में साबित किया है कि उनकी गंगा भक्ति सिर्फ लफ्जों का मायाजाल नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के बाद वो काशी पहुंचे और गंगा की भव्य आरती की। मोदी ने स्वच्छ गंगा का अपना संकल्प दोहराया और मां गंगा का कर्ज उन्हें फर्ज बनकर याद आता रहा। गंगा एक नदी हो सकती है, हमारे लिए गंगा सिर्फ नदी नहीं, यह हमारी मां है, मां। सरकार बनते ही मोदी ने गंगा की सफाई के लिए एक अलग मंत्रालय ही बना दिया और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा सफाई मंत्रालय की जिम्मेदारी
उन्होंने उमा भारती को सौंप दी। उमा भारती ने गंगा पुनरुद्धार के काम को अपने जीवन का सौभाग्य मानते हुए मोदी की तुलना राजा भागीरथ से किया। राजा भागीरथ के बाद मोदी हैं जिन्होंने मां गंगा के उद्धार के लिए काम किया। गंगा तो नदियों की नेता है, जैसे मोदी जी देश के नेता हैं। जो पैरामीटर्स हम गंगा के लिए तय करेंगे वो सब नदियों पे हम लागू करेंगे। गंगा के पैरामीटर्स तय हो रहे हैं, इसमें मुझे कोई कमी कहीं लगती नहीं है। बस एक कॉम्पैक्ट प्लानिंग की कमी थी जो मोदी जी ने तय कर दी कि होगी। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत इसी साल गंगा की सफाई और विकास पर 2037 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। गंगा की सफाई के साथ साथ मोदी का इरादा है वाराणसी से हुगली तक वाटरवे बनाने का। मोदी गंगा से जुड़े अपने ड्रीम प्रोजेक्ट की निगरानी खुद कर रहे हैं। उमा भारती भी सक्रिय हैं। ऐसे में उम्मीद पूरी है कि लाल किले पर नरेंद्र मोदी के भाषण में मां गंगा के अच्छे दिन लाने की कोई न कोई अहम बात जरूर शामिल होगी। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक छवि विकास पुरुष की है। गुजरात के बाद अब देश संभाल रहे नरेंद्र मोदी का प्लान स्मार्ट सिटी ही नहीं बल्कि सड़कों का ऐसा जाल बुन देना है ताकि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में 24 घंटे में पहुंचा जा सके। लाल किले से विकास को लेकर मोदी के कुछ और प्लान भी सामने आ सकते हैं। भाइयों बहनों, हमने जो पाइपलाइन डाली है ना, जो पानी नर्मदा का पहुंचाती है 9000 गांवों में, वो पाइप की साइज ऐसी है कि केंद्र सरकार के आपके ये मंत्री अपने परिवार के साथ मारुति कार में बैठ करके उस पाइप में मारुति चला सकते हैं। गरीबी दूर करने का दावा हिंदुस्तान का हर राजनेता करता है, लेकिन विकास सियासत के शब्दकोश से हमेशा बाहर रहा। लगातार तीसरी बार विधानसभा चुनाव जीतकर मोदी ने जब चुनावी अश्वमेघ का रथ देश भर में दौड़ाना शुरू किया तो गुजरात के विकास को ही अपना सियासी ब्रह्मास्त्र बनाया। मोदी का जादू देश भर में छा गया। विकास पुरुष की छवि मजबूत होती चली गई। मोदी देश भर में उम्मीदों के महानायक बनकर उभरे। मोदी ने 100 स्मार्ट शहर बनाने का प्लान बजट के दौरान देकर विकास को लेकर अपना एजेंडा साफ कर दिया। रोड से एग्रीकल्चर सेक्टर को भी फायदा है, सर्विस सेक्टर को भी फायदा है, इंडस्ट्री को भी फायदा है, नए रोजगार निर्माण होंगे। और मैंने ये तय किया कि 2 साल के अंदर हर दिन में 30 किलोमीटर रोड बनेंगे। इतनी लेंथ को मैं बनाने का टारगेट रखकर काम करूं। 2 महीने के दौरान मोदी ने विकास को लेकर पुरानी परंपराओं की जगह नई रवायतों को बढ़ावा देने के संकेत दिए। अब तक मोदी चुनावी भाषणों में ही विकास का सपना जगाते रहे हैं। अब मोदी से उम्मीद होगी कि जब वो 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भाषण देंगे तो देश के विकास के लिए ठोस प्लान का इजहार करेंगे। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अक्सर इस बात पर हैरानी होती है कि भारतीय रेल का बुरा हाल क्यों है। जहां रेलवे जर्जर हाल में है, मोदी भारतीय रेल को वर्ल्ड क्लास बनाना चाहते हैं। रेल बजट में उसकी झलक भी दिखा दी थी। अब लाल किले से हिंदुस्तान मोदी का रेल प्लान भी देख सकता है। रेल का विस्तार भी हो, रेल का विकास भी हो, यात्रियों की संख्या भी बढ़े, यात्रियों की सुरक्षा भी बढ़े। रेलवे सिर्फ यातायात का साधन नहीं है, रेलवे भारत की विकास यात्रा का ग्रोथ इंजन है। बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश में स्वर्णिम सड़क चतुर्भुज का आगाज किया था, तो मोदी सरकार ने इसी तर्ज पर 4 महानगरों के बीच डायमंड हाई स्पीड रेल चतुर्भुज की आधारशिला रख दी। बजट में इस योजना को देश के सामने रख दिया गया। इसके बनने के बाद देश के एक कोने से दूसरे कोने में जाने में कई दिन नहीं बल्कि कुछ घंटे लगेंगे। रफ्तार की राजनीति में भरोसा करने वाले मोदी रेल की रफ्तार को भी बुलंदी पर ले जाने में पीछे नहीं रहना चाहते। मोदी सरकार ने बुलेट ट्रेन का आइडिया तो पेश कर दिया, अब मोदी के सपने को साकार करने की बारी है। रफ्तार अपनी जगह है, लेकिन 2 महीने के दौरान रेल किराया और माल भाड़ा बढ़ाने की वजह से मोदी सरकार को जनता का आक्रोश भी झेलना पड़ा।
आजादी के दिन मोदी जब अपना भाषण देंगे तो उनसे जनता को उम्मीद होगी कि सिर्फ रेल की रफ्तार ही नहीं बल्कि सुविधाओं की रेल को भी पटरी पर लाने का ऐलान करेंगे। आज तक ब्यूरो। चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी अक्सर 18 से 28 साल के नौजवानों की बात किया करते थे। अब वही नौजवान मोदी की तरफ रोजगार के लिए देख रहे हैं। इसीलिए सबकी नजरें इस बात पर भी टिकी होंगी कि मोदी रोजगार के लिए क्या-क्या योजना बना रहे हैं। 18 से 28 एक ऐसा समय है, कोई भी नौजवान का एक दिन भी अगर गया उसकी जिंदगी को झटका लग जाता है। समस्या और समाधान मोदी को पता है। जिन युवाओं के आसरे मोदी हिंदुस्तान को दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत बनाना चाहते हैं, उसे मंजिल तभी मिलेगी जब हर हाथ में रोजगार होगा। आज भारत की कुल आबादी का करीब 66% हिस्सा ऐसे लोगों का है जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। दुनिया के कुल युवा लोगों का सबसे बड़ा हिस्सा भारत में ही रहता है। देश में रोजगार के साधन तो बढ़े हैं, लेकिन बेरोजगारों की बढ़ती संख्या कम बड़ी समस्या नहीं। भारत में सेवा उद्योग का दायरा बहुत बड़ा है, लेकिन निचले स्तर पर बेहद कम वेतन पर और रोजगार सुरक्षा के बगैर लाखों लोग काम करने को मजबूर हैं। इनमें से अधिकतर लोग तकनीकी तौर पर तो बेरोजगार नहीं हैं, लेकिन इस आधे अधूरे रोजगार की वजह से रोजी रोटी की समस्या से जूझने को मजबूर हैं। गांव में मनरेगा की वजह से हालात थोड़े बदले जरूर हैं, लेकिन शहरों में रोजगार के मौके बढ़ाना मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। सबकी नजर इस बात पर होगी कि मोदी बेरोजगारी की समस्या से कैसे आजादी दिलाएंगे। आज तक ब्यूरो। मोदी सरकार के पास महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी प्लान तैयार है। एक ओर जहां प्रधानमंत्री ने देश में 600 निर्भया सेंटर खोलने की योजना बनाई है, वहीं उनकी सरकार जुवेनाइल एक्ट में संशोधन कर बलात्कार जैसे गंभीर अपराध में नाबालिगों को भी कड़ी सजा देने का कानून बनाने जा रही है। घर में महिलाओं को सम्मान देने की शुरुआत का ऐलान करने वाले मोदी का पहला संकल्प देश की महिलाओं को सुरक्षा देना है। मोदी कई मौकों पर अपने इरादों को जाहिर करने में पीछे नहीं रहे। महिलाओं के खिलाफ अपराध का बढ़ता ग्राफ किसी भी देश के सम्मान के लिए ठीक नहीं। रेप पर राजनीति न करने की गुजारिश करने वाले प्रधानमंत्री ने देश भर में 600 निर्भया सेंटर खोलने की योजना बना डाली, ताकि हिंसा और बलात्कार के शिकार होने वाली महिलाओं को मेडिकल और कानूनी मदद मिल सके। शुरू से ही महिलाओं की स्थिति सुधारने का संकल्प लिए मोदी को महिला सशक्तिकरण पर भी ध्यान देना होगा। महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को रोकने के लिए बेहद सख्त कदम उठाने होंगे, बल्कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए भी तमाम कदम उठाने होंगे। मोदी सरकार ने बजट में बेटी पढ़ाओ योजना का ऐलान कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नई शुरुआत तो कर दी। खुशहाल भारत की नींव तभी मजबूत होगी जब लाल किले से मोदी के ऐलान से महिलाओं को अच्छे दिन के आने की आहट सुनाई दे। आज तक ब्यूरो। विज्ञान के महत्व को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमियत देते हैं। 26 मई को मोदी ने शपथ ग्रहण की। उसके बाद 2 महीने के कार्यकाल में मोदी ने इसरो के साथ साथ भाभा परमाणु केंद्र का भी दौरा किया। दुनिया में तरक्की की राह पर वही देश मजबूती से आगे बढ़ा जिसने तकनीक की अहमियत को समझा। चुनावी रैलियों में मोदी जब ताल ठोक रहे थे तो मन से विज्ञान और तकनीक की अहमियत और विकास के लिए इसकी जरूरत को लेकर जमकर बोला। सियासत के विज्ञान में मोदी पारंगत हैं। सियासत लोगों के हालात बदलने का जरिया है। मोदी इसे बखूबी समझते हैं कि कैसे विज्ञान का इस्तेमाल कर आगे की राह आसान की जाए। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 महीने के कार्यकाल में सबसे ज्यादा जोर सरकार की छवि पर दिया है। मोदी जानते हैं कि सरकार की छवि को हर हाल में साफ रखने की जरूरत है। मंत्रियों से लेकर अफसरों तक को साफ निर्देश जारी किया गया है, विवाद से हर हाल में दूर रहा जाए।
बीजेपी के नए नवेले सांसद छात्रों की भूमिका में थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेडमास्टर साहब की तरह। वैसे तो मोदी भी पहली बार ही सांसद बने हैं, लेकिन संसदीय व्यवस्था में काम करने का उन्हें लंबा तजुर्बा है और उन्होंने बीजेपी सांसदों की क्लास में ये साफ कर दिया कि सभी को पूरी तैयारी के साथ संसद में आना होगा। मोदी को ये पता है कि छोटी छोटी गलतियां बड़ी मुश्किलों को दावत दे सकती हैं, इसलिए सरकार बनने के तुरंत बाद मोदी की तरफ से सांसदों को फरमान आया कि वो प्रवक्ता की तरह बर्ताव न करें, वो संसद में पूरी तैयारी करके आएं, अपने किसी सगे संबंधी को अपना प्रतिनिधि नहीं बनाएं, भाई भतीजावाद से बचें। और इसमें कई विषयों पर चर्चा हुई जो सामान्य सांसदों से जुड़ी हुई थी, उनके कार्यशैली के विषय में, संपर्क के संदर्भ में और तमाम जो मुद्दे सदन के दौरान उठ सकते हैं उनके बारे में चर्चा की। मोदी की सख्ती पहली बार तब दिखी जब प्रियंका सिंह रावत ने अपने पिता को जनप्रतिनिधि बना दिया। मोदी ने फौरन नाराजगी जाहिर की। नतीजा ये हुआ कि 24 घंटे के भीतर प्रियंका को अपना फैसला बदलना पड़ा। बीजेपी सांसदों की गतिविधियों पर मोदी किस तरह नजर रखते हैं, इसका नमूना गुरुवार को देखने को मिला जब बीजेपी के करीब 30 सांसद सदन से गैर हाजिर दिखे। मोदी ने फौरन संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू से बात की और सदन से गैर हाजिर रहने वाले सभी सांसदों को माफी मांगने के लिए कहा। सत्ता में आने के बाद से मोदी अपनी सरकार की छवि को लेकर काफी गंभीर हैं। एक तरफ जहां वो अपने सांसदों पर कड़ी नजर रखते हैं, वहीं अपने मंत्रियों से कैबिनेट में पूरी तैयारी कराने को कहते हैं। आज तक ब्यूरो। इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।